क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान कुछ और कह रहा होता है, लेकिन उसकी आंखें, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उसके हाथों की हलचल कुछ और ही कहानी बयां कर रहे होते हैं? इमेजिन करो, आपका कोई दोस्त कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज हल्की कांप रही है। वह बार बार अपनी उंगलियों को टेबल पर टैप कर रहा है और उसकी नजरें बार बार इधर उधर घूम रही हैं। अब बताओ, क्या वह सच में ठीक है? शायद नहीं। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, लेकिन असली सच्चाई उनके वर्ड्स में नहीं, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स में छिपी होती है। क्या आप झूठ और सच्चाई में फर्क करना सीखना चाहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है बिना उसके कुछ कहे? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के छोटे छोटे इशारे और माइक्रो एक्सप्रेशंस के उन रहस्यों को खोलेंगे जिनसे आप किसी को भी रीड लाइक अ बुक कर सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसे दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, जासूस और नेगोशिएटर्स इस्तेमाल करते हैं। कभी आपने सोचा है कि शर्लॉक होम्स जैसा कोई डिटेक्टिव सिर्फ देखकर ही कैसे जान लेता है कि कोई इंसान सच बोल रहा है या झूठ? या फिर बड़े बड़े पोकर प्लेयर्स अपने ओपोनेंट की बॉडी लैंग्वेज पढ़कर यह कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला ब्लफ कर रहा है या नहीं? या फिर FBI एजेंट्स किसी सस्पेक्ट को बिना उसके कुछ कहे कैसे पकड़ लेते हैं? इन सब का जवाब बॉडी लैंग्वेज साइंस में छिपा है। अगर आप भी लोगों को बिना उनकी बातों पर भरोसा किए समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको देने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की असली सोच को पकड़ने में मदद करेंगी। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस तरह की और भी माइंड रीडिंग टेक्निक्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रिडिक्टर। मानव व्यवहार को समझने के लिए मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। हर इंसान जो करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। यह वजहें उसकी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, डिजायर्स, इनसिक्योरिटीज या सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। जब हम किसी को समझना चाहते हैं तो सिर्फ उसके एक्शंस को नहीं, बल्कि उन एक्शंस के पीछे छिपी भावनाओं और इच्छाओं को डिकोड करना जरूरी होता है। नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी इस बात का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वह एक छोटे से कॉर्सिकन परिवार में पैदा हुआ, जहां फ्रांस के संभ्रांत लोगों के बीच उसे हमेशा आउटसाइडर महसूस कराया जाता था। उसके पास न ऊंची जाति का नाम था, न दौलत, न ही कोई बड़ा पारिवारिक कनेक्शन। उसे बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि वह कमतर है, लेकिन यही भावना उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई। उसने अपने पूरे जीवन को एक मिशन में बदल दिया, खुद को साबित करने के लिए, उन लोगों से भी ऊपर उठने के लिए जिन्होंने उसे तुच्छ समझा था। उसने खुद को इतना सक्षम बनाया कि वह पूरी यूरोप को हिला देने वाला एक महान सम्राट बन गया। उसकी सेना का हर युद्ध जीतना, उसका हर एक रणनीतिक फैसला उसी गहरे मानसिक घाव से उपजा था जिसे उसने अपने बचपन में सहा था। मॉडर्न वर्ल्ड में स्टीव जॉब्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वह एक अनवांटेड बच्चा था जिसे उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने छोड़ दिया था। अब आप सोचिए, एक छोटे से बच्चे के मन पर इसका क्या असर पड़ा होगा। यह अबैंडनमेंट इश्यू उसकी गहरी मोटिवेशन बन गया। वह हर चीज में परफेक्शन चाहता था। उसे हमेशा कुछ ऐसा करना था जो दुनिया में सबसे अलग और सबसे बेहतरीन हो। वह चाहता था कि लोग उसे कभी रिजेक्ट न करें। इसलिए उसने एप्पल जैसी कंपनी बनाई, जिसने टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। वह हर प्रोडक्ट, हर डिजाइन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड रहते थे क्योंकि उनके अंदर यह गहरी चाह थी कि दुनिया उन्हें सीरियसली ले, उन्हें सराहे, उन्हें कभी नकारे नहीं। ऐसी मोटिवेशनल पैटर्न्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखने को मिलती हैं। एक आदमी जो हर समय दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, वह सिर्फ
नाइस इंसान नहीं है। हो सकता है कि वह रिजेक्शन से डरता हो और हर कीमत पर एक्सेप्टेंस चाहता हो। एक औरत जो हर जगह खुद को लीडर की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है, उसके अंदर यह मोटिवेशन हो सकती है कि बचपन में उसे कंट्रोल नहीं मिला और अब वह हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहती है। अगर मोटिवेशन को समझने का सही तरीका जानना हो तो बिहेवियर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना सबसे जरूरी है। कोई इंसान बार बार एग्रेसिव हो जाता है, शायद उसने अपने बचपन में बहुत कंट्रोल खोया है और अब वह हर परिस्थिति को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। कोई हर बार फेलियर के बाद भी दुगनी मेहनत से वापसी करता है। संभव है कि उसके अंदर किसी पास्ट रिजेक्शन या ह्यूमिलिएशन का दर्द भरा हो जिसे वह किसी भी हाल में ओवरकम करना चाहता है। इस पूरी कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्प करना होगा। जब भी किसी से मिले, उसके शब्दों से ज्यादा उसके एक्शंस पर ध्यान दें। अगर कोई लगातार अप्रूवल चाहता है तो शायद उसके बचपन में उसे एक्सेप्टेंस की कमी मिली होगी। अगर कोई हमेशा रिस्क लेने को तैयार रहता है तो संभव है कि उसने अपने पास्ट में स्टेबिलिटी की बहुत कमी झेली हो और अब वह हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता हो। मोटिवेशन को समझने की कला मास्टरिंग इमोशंस और साइकोलॉजी की सबसे एडवांस्ड स्किल है। एक बार अगर आप लोगों की हिडन मोटिवेशंस को डिकोड करना सीख गए तो आप सच में रीड पीपल लाइक अ बुक कर सकते हैं। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। किसी इंसान की बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने का असली तरीका यही है कि हम उन्हें आइसोलेटेड मूवमेंट्स की तरह न देखें, बल्कि पूरे क्लस्टर्स के रूप में एनालाइज करें। जब कोई व्यक्ति घबराया हुआ होता है तो सिर्फ उसकी आंखों की हलचल को देखने से सही अंदाजा नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसकी बॉडी टाइट हो रही है, वो बार बार अपना गला साफ कर रहा है और उसके होंठ सूख रहे हैं, तो ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बनाते हैं। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक जॉब इंटरव्यू चल रहा था। कैंडिडेट अपने रिज्यूम में लिखे स्किल्स को कॉन्फिडेंटली बता रहा था, लेकिन जब इंटरव्यूअर ने एक टेक्निकल सवाल पूछा तो कैंडिडेट ने हल्का सा अपना कॉलर एडजस्ट किया। उसकी आंखें एक सेकंड के लिए सीलिंग की तरफ चली गईं और उसने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली। अगर इंटरव्यूअर सिर्फ एक सिग्नल को ऑब्जर्व करता तो शायद उसे लगता कि यह नॉर्मल नर्वसनेस है, लेकिन जब उसने तीनों सिग्नल्स को एक साथ एनालाइज किया तो समझ आया कि कैंडिडेट को उस स्किल पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसने तुरंत फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, जिससे साफ हो गया कि कैंडिडेट ने शायद वो स्किल सिर्फ रिज्यूम में लिखी थी, लेकिन असल में उसमें एक्सपर्टाइज नहीं थी। बॉडी लैंग्वेज का सबसे बड़ा पहलू सिंक्रोनाइजेशन है। जब कोई सच बोल रहा होता है तो उसके वर्ड्स, टोन और जेस्चर्स नेचुरली सिंक होते हैं, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो अक्सर उनका चेहरा, बॉडी और आवाज एक दूसरे से मिसमैच करने लगते हैं। एक बार एक कॉन आर्टिस्ट एक शॉपकीपर को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी बात कहते हुए हेड नॉड कर रहा था, लेकिन उसका नॉडिंग पैटर्न अननेचुरल था। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके हाथ बार बार क्लेंच्ड हो रहे थे और उसकी आंखें शॉपकीपर की बजाय दरवाजे की तरफ बार बार जा रही थीं। शॉपकीपर ने इन मिसमैच्ड सिग्नल्स को पकड़ लिया और उसने डील कैंसिल कर दी। फेशियल एक्सप्रेशंस को समझने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशंस बहुत जरूरी होते हैं। ये छोटे, तेज और अनजाने में निकलने वाले एक्सप्रेशंस होते हैं जो किसी इंसान की असली फीलिंग्स रिवील कर सकते हैं। जब कोई बहुत एक्साइटेड होकर खुशी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन एक सेकंड के लिए उसके चेहरे पर इरिटेशन आ जाता है, तो ये माइक्रो एक्सप्रेशन बता सकता है कि वो असल में कैसा फील कर रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने के कुछ पावरफुल टेक्निक्स हैं। किसी को ऑब्जर्व करते समय बेसलाइन बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई व्यक्ति नेचुरली बहुत एनिमेटेड है और बात करते वक्त हाथों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार नर्वस होता है। लेकिन अगर वो अचानक से स्टिफ हो जाए, उसकी आंखों की ब्लिंकिंग रेट बढ़ जाए
और वो अपनी मूवमेंट्स मिनिमाइज करने लगे, तो ये कुछ छिपाने का संकेत हो सकता है। एक सेल्स प्रोफेशनल अपने क्लाइंट से डील करने गया था। क्लाइंट बहुत पोलाइट था और जब प्राइस निगोशिएशन की बात आई तो उसने हमें यह ऑफर अच्छा लग रहा है कहा, लेकिन उसी वक्त उसने अपनी कुर्सी पर थोड़ा पीछे हटकर आर्म्स क्रॉस कर ली। ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल था। अगर उसे ऑफर पसंद आता तो उसकी बॉडी फॉरवर्ड लीन करती और वो रिलैक्स्ड महसूस करता। सेल्स प्रोफेशनल ने बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स को सही से पढ़ा और तुरंत कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जोड़कर ऑफर को और अट्रैक्टिव बना दिया, जिससे डील पक्की हो गई। बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ दूसरों को एनालाइज करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेटर प्रेजेंट करने के लिए भी जरूरी है। जब कोई कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है तो उसकी पोस्चर स्ट्रेट होनी चाहिए, उसकी आंखों में डायरेक्ट आई कांटेक्ट होना चाहिए और उसकी मूवमेंट्स कंट्रोल्ड और स्मूथ होनी चाहिए। नर्वसनेस को दूर करने के लिए पावर पोजेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च बताती है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ 2 मिनट तक ओपन और कॉन्फिडेंट पोस्चर में खड़ा रहे तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस और असर्टिवनेस बढ़ जाती है। बॉडी लैंग्वेज एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसे सही से समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट, क्लस्टर्स और कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखना पड़ता है। किसी एक सिग्नल पर जजमेंट बनाना गलत हो सकता है, लेकिन जब कई सिग्नल्स एक साथ एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे होते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति की रियल इमोशंस और इंटेंशंस को डीकोड कर सकते हैं। चैप्टर 3, पर्सनैलिटी, साइंस एंड टाइपोलॉजी। हर इंसान की पर्सनैलिटी एक पजल की तरह होती है, जिसे सही तरीके से डिकोड करना आ जाए तो किसी की भी सोच, बिहेवियर और डिसीजंस को समझना आसान हो जाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को एक्यूरेटली एनालाइज कैसे किया जाए। इसके लिए साइकोलॉजी में कई तरीके मौजूद हैं, जिनमें से सबसे प्रभावी तरीका पर्सनैलिटी साइंस और टाइपोलॉजी को समझना है। मान लीजिए आप एक नए ऑफिस में काम करने जाते हैं। वहां आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। कोई बहुत एनर्जेटिक और बातें करने वाला होता है तो कोई शांत और ऑब्जर्वेंट। कोई डिसीजंस बहुत जल्दी लेता है तो कोई हर चीज को एनालाइज करके सोचता है। कुछ लोग बेहद ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो कुछ अपनी इंस्टिंक्ट पर काम करते हैं। पर्सनैलिटी साइंस हमें सिखाती है कि हर इंसान कुछ कोर ट्रेट्स के साथ पैदा होता है और इन ट्रेट्स को पहचान कर हम उनकी रिएक्शंस और बिहेवियर को समझ सकते हैं। पर्सनैलिटी को समझने के लिए साइकोलॉजी में कई मॉडल्स बनाए गए हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। यह मॉडल बताता है कि हर इंसान की पर्सनैलिटी 5 डिमेंशंस में बंटी होती है। कोई व्यक्ति कितना क्रिएटिव और एडवेंचरस है, यह उसकी ओपननेस से तय होता है। कुछ लोग हर चीज को प्लान करके चलते हैं, जबकि कुछ स्पॉन्टेनिटी में भरोसा रखते हैं और यह कॉन्शियसनेस के अंतर के कारण होता है। कुछ लोग नेचुरली सोशल और आउटगोइंग होते हैं तो कुछ अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, जो एक्सट्रावर्जन की एक विशेषता है। अग्रीएबलनेस यह तय करता है कि कोई व्यक्ति कितना कोऑपरेटिव और एम्पैथेटिक है या फिर कितना कॉम्पिटिटिव और इंडिपेंडेंट। न्यूरोटिसिज्म से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी स्ट्रेस में आता है या इमोशनली कितना स्टेबल है। अगर एक कंपनी को सही कैंडिडेट हायर करना है तो पर्सनैलिटी एनालिसिस एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। इमेजिन करो कि एक रिक्रूटर 2 कैंडिडेट्स के बीच डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है। पहला कैंडिडेट बहुत सोशल, कॉन्फिडेंट और एनर्जी से भरा हुआ है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट थोड़ा रिजर्व्ड है लेकिन हाईली ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड है। अगर जॉब एक सेल्स पोजीशन की है जहां कन्विंसिंग स्किल्स और एंथुसियाज्म की जरूरत है तो पहला कैंडिडेट बेहतर रहेगा। लेकिन अगर जॉब किसी रिसर्च बेस्ड रोल की है जहां अटेंशन टू डिटेल और पेशेंस चाहिए तो दूसरा कैंडिडेट ज्यादा सूटेबल होगा। पर्सनैलिटी साइंस सिर्फ हायरिंग में ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स को बेहतर समझने में भी मदद कर सकती है। एक कपल जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता है लेकिन बार बार फाइट्स होती हैं, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी डिफरेंसेस को समझ लें तो कई कॉन्फ्लिक्ट्स
खुद ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर एक पार्टनर हाईली एक्सट्रोवर्टेड है और दूसरा इंट्रोवर्टेड, तो उन्हें अपने एनर्जी लेवल्स और सोशल नीड्स को बैलेंस करना होगा। अगर एक पर्सन बहुत लॉजिकल है और दूसरा इमोशंस पर ज्यादा ध्यान देता है, तो दोनों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को समझने की जरूरत होगी। साइकोलॉजी में एक और फैसिनेटिंग टाइपोलॉजी सिस्टम मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI है, जो इंसानों को 16 अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड करता है। यह सिस्टम बताता है कि कोई इंसान इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करता है, डिसीजंस कैसे लेता है और दुनिया को किस नजरिए से देखता है। कुछ लोग नेचुरली थिंकर्स होते हैं, जो लॉजिक को ज्यादा वैल्यू देते हैं, जबकि कुछ फीलर्स होते हैं जो इमोशंस और एम्पैथी को ज्यादा महत्व देते हैं। एक बार एक मैनेजर की टीम में 2 एम्प्लॉइज थे। एक एम्प्लॉई हर चीज को डिटेल में एनालाइज करता था, जबकि दूसरा जल्दी डिसीजंस लेना पसंद करता था। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता, तो पहला एम्प्लॉई रिसर्च में ज्यादा समय लगाता, जबकि दूसरा जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करने में लग जाता। दोनों की अप्रोच अलग थी, लेकिन दोनों का पर्सनालिटी टाइप समझने के बाद मैनेजर ने काम को उनके स्ट्रेंथ्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया। लॉजिकल थिंकर को रिसर्च बेस्ड टास्क्स दिए गए और क्विक डिसीजन मेकर को एग्जीक्यूशन रिलेटेड काम सौंपा गया। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और टीम का फ्रिक्शन भी कम हो गया। पर्सनैलिटी साइंस को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमें दूसरों को जज करने के बजाय समझने की क्षमता देता है। जब हम यह जान जाते हैं कि किसी का बिहेवियर उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स का नतीजा है, तो हम उससे बेहतर तरीके से इंटरैक्ट कर सकते हैं। चाहे यह प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल रिलेशनशिप्स, अगर हम लोगों की थॉट प्रोसेस और टेंडेंसीज को सही से पढ़ना सीख जाएं, तो न सिर्फ हम दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं, बल्कि अपनी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को भी इंप्रूव कर सकते हैं। अध्याय 4, लाई डिटेक्शन 101। झूठ बोलना एक कला है, लेकिन झूठ पकड़ना उससे भी बड़ा स्किल है। चाहे कोई जॉब इंटरव्यू में अपनी स्किल्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा हो, कोई दोस्त बहाने बना रहा हो, या फिर कोई क्रिमिनल इंटरोगेशन के दौरान सच छुपाने की कोशिश कर रहा हो, लाई डिटेक्शन एक ऐसी एबिलिटी है जो हर किसी के काम आ सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि किसी के झूठ को साइंटिफिकली और रिलायबली कैसे पकड़ा जाए। लाई डिटेक्शन का सबसे बड़ा रूल यही है कि सिर्फ एक सिग्नल को देखकर किसी नतीजे पर मत पहुंचो। अगर कोई अपनी आंखें घुमा रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर वह आंखें कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है, बार बार गला साफ कर रहा है, उसके हाथों में बेचैनी है और उसके बोलने की स्पीड अचानक बदल गई है, तो ये एक क्लस्टर ऑफ डिसेप्शन हो सकता है। इमेजिन करो कि एक बिजनेसमैन एक डील फाइनलाइज करने वाला है। सामने वाला क्लाइंट कह रहा है, हमें आपकी टर्म्स पसंद आई, लेकिन हमें इस डील को फाइनलाइज करने से पहले 1-2 और ऑप्शंस देखने हैं। यह सुनते ही बिजनेसमैन ने गौर किया कि क्लाइंट ने बात करते हुए अपने होंठों को हल्का सा दबा लिया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए नीचे गईं और उसने अपने हाथों को घुटनों पर कसकर पकड़ लिया। यह एक डिसेप्शन क्लस्टर था। होंठों को दबाना अक्सर सप्रेस्ड इमोशंस को दिखाता है। आंखें कांटेक्ट तोड़ना हेजिटेशन को दर्शाता है और हाथों की टाइट ग्रिप एंजाइटी का संकेत हो सकती है। बिजनेसमैन को समझ आ गया कि क्लाइंट सच नहीं बोल रहा, बल्कि वह सिर्फ बेटर डील के लिए समय लेना चाहता है। झूठ पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले किसी का बेसलाइन बिहेवियर समझो। हर इंसान की एक नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज होती है। कुछ लोग नेचुरली नर्वस दिखते हैं, कुछ लोग बातचीत के दौरान बहुत हाथ हिलाते हैं, तो कुछ आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं करते। अगर किसी की नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर लिया जाए, तो यह पहचानना आसान हो जाता है कि कब कोई इंसान असामान्य तरीके से रिएक्ट कर रहा है। एक बार एक पुलिस अफसर ने इंटरोगेशन के दौरान एक सस्पेक्ट से सीधा सवाल किया कि क्या वह चोरी की रात उस जगह पर था। सस्पेक्ट ने हां कहा, लेकिन उसकी आवाज एकदम स्टेडी थी। उसने बिना पलक झपकाए जवाब दिया और उसके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं थी।
दिखने में यह कॉन्फिडेंस लग सकता था, लेकिन पुलिस अफसर ने गौर किया कि इंट्रोगेशन के बाकी हिस्से में सस्पेक्ट अपनी ब्राउन थोड़ा ऊपर करके बात कर रहा था और उसकी आवाज में स्लाइट नर्वसनेस थी। लेकिन जब उसने इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब दिया तो उसके फेशियल मसल्स सडनली रिजिड हो गए। यह बिहेवियर मिसमैच था जिसने दिखाया कि शायद वो इस सवाल पर झूठ बोल रहा था। बॉडी लैंग्वेज ही नहीं बल्कि वर्बल क्यूज भी झूठ को पकड़ने में मदद करते हैं। जब कोई सच बोलता है तो उसकी बात नेचुरली फ्लो होती है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है तो उसके जवाब जरूरत से ज्यादा डिटेल्ड हो सकते हैं या फिर बहुत वेग हो सकते हैं। अगर कोई कहता है मैंने कल रात अपने घर पर अकेले टीवी देखा, तो यह सस्पिशियस हो सकता है, क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति आमतौर पर बिना एक्स्ट्रा डिटेल्स के कहेगा मैं घर पर था। लाई डिटेक्शन सिर्फ दूसरों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जरूरी है। इमेजिन करो कि कोई तुम्हें किसी डील में मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है या तुम्हारे इमोशंस का फायदा उठाना चाहता है। अगर तुम्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स को पढ़ना आता है तो तुम अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बचा सकते हो। एक बार एक लड़का ऑनलाइन जॉब इंटरव्यू दे रहा था। इंटरव्यूअर ने पूछा क्या तुमने इस तरह का काम पहले किया है? लड़के ने कॉन्फिडेंटली कहा हां, मैंने इससे मिलता जुलता काम पहले भी किया है। लेकिन इंटरव्यूअर ने नोटिस किया कि लड़के के जवाब देने से पहले उसने हल्का सा पॉज लिया। उसकी ब्लिंक रेट बढ़ गई और उसने अपने हाथों को चेयर के आर्म रेस्ट पर कसकर पकड़ लिया। यह एंजाइटी का संकेत था। इंटरव्यूअर ने फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे और धीरे धीरे सच सामने आ गया कि कैंडिडेट ने उस स्पेसिफिक जॉब में कभी काम नहीं किया था। लाई डिटेक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है बल्कि एक आर्ट है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। किसी को सच में पकड़ने के लिए पेशेंस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स और सही टेक्निक्स की जरूरत होती है। जब भी कोई बात करे उसकी बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन और स्टेटमेंट स्ट्रक्चर को एक साथ एनालाइज करो। अगर किसी की बातें उसके शरीर के मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रही तो उसके झूठ बोलने की संभावना ज्यादा होती है। चैप्टर 5। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चीजों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और दूसरे वो जो छोटी छोटी डिटेल्स से बड़े सीक्रेट्स अनकवर कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन एक सुपर पावर की तरह है जो आपको किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने, दूसरों की इंटेंशन समझने और सही डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। लेकिन असली सवाल यह है कि इस स्किल को डेवलप कैसे किया जाए। इमेजिन करो एक एक्सपीरियंस डिटेक्टिव किसी क्राइम सीन पर पहुंचता है। बाकी सबको वहां सिर्फ एक टूटी खिड़की, बिखरे हुए कागज और खून के धब्बे दिखते हैं, लेकिन डिटेक्टिव को वहां कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स दिखती हैं। टेबल के नीचे पड़ा एक सिगरेट बट जो इस घर के किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता। दीवार पर हल्का सा स्क्रैच मार्क जो स्ट्रगल का संकेत देता है और एक कुर्सी जो स्लाइटली टेढ़ी है जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे मूव किया हो। ये सब क्लूज हैं जो उस क्राइम को सॉल्व करने में मदद करेंगे। ऑब्जर्वेशन की ताकत सिर्फ क्राइम्स सॉल्व करने में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आती है। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में हैं और सामने वाला पर्सन बार बार अपनी वॉच देख रहा है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह या तो बोर्ड है या जल्दी में है। अगर कोई दोस्त हर बार प्लान कैंसिल करने के लिए नया एक्सक्यूज देता है तो शायद वह वास्तव में अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई कलीग हमेशा ग्रुप डिस्कशंस में चुप रहता है लेकिन अचानक कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर एंथुसियास्टिकली बोलता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह उन्हीं चीजों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा रूल यही है कि आपको हर चीज को पैसिवली नहीं बल्कि एक्टिवली नोटिस करना होगा। शर्लॉक होम्स को ही देख लो, वह सिर्फ देखता नहीं था बल्कि हर चीज को डिकोड करता था। जब कोई उसके पास आता था
तो वह उसकी ड्रेस, जूतों के निशान, हाथों की मूवमेंट और चेहरे के एक्सप्रेशंस को एक साथ जोड़कर उसकी पूरी स्टोरी निकाल लेता था। एक बार एक आदमी कॉफी शॉप में बैठा था। उसने देखा कि एक लड़का बार बार एंट्रेंस की तरफ देख रहा था। उसकी लेग शेकिंग हो रही थी और वह अपने फोन को घुमाते हुए बार बार टाइम चेक कर रहा था। इस आदमी को समझ आ गया कि लड़का या तो किसी का इंतजार कर रहा है या फिर नर्वस है। थोड़ी देर बाद एक लड़की आई और लड़के ने डीप ब्रेथ लिया, अपनी लेग शेकिंग रोक दी और अचानक कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करने लगा। यह एक सिंपल सीन था, लेकिन इस आदमी ने ऑब्जर्वेशन के जरिए यह समझ लिया कि यह लड़का पहली बार उस लड़की से मिल रहा था और घबराया हुआ था। अगर आप लोगों को सही से समझना चाहते हैं तो आपको उनकी माइक्रो एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और स्पीच पैटर्न्स पर ध्यान देना होगा। अगर कोई इंसान अपनी ब्राउज को हल्की सी ऊपर करता है तो यह सरप्राइज या डाउट का संकेत हो सकता है। अगर कोई बातचीत के दौरान अपने लिप्स को दबाता है तो शायद वह कुछ छुपा रहा है। अगर कोई बार बार अपनी पोस्चर बदल रहा है तो वह अनकंफर्टेबल हो सकता है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि सिचुएशंस और एनवायरनमेंट्स को भी एनालाइज करना जरूरी है। अगर आप एक पार्टी में जाते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटे से ग्रुप में खड़े होकर धीरे धीरे बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वे किसी सीरियस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं। वहीं अगर कोई ग्रुप हंसते हुए एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा है, तो वहां कंफर्ट और फेमिलियरिटी ज्यादा है। ऑब्जर्वेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपको मैनिपुलेशन से बचने में मदद करती है। अगर कोई इंसान बार बार अपने वर्ड्स बदल रहा है तो शायद वह सच नहीं बोल रहा। अगर कोई किसी अनकंफर्टेबल टॉपिक पर आने से पहले अचानक डिफेंसिव हो जाता है तो वहां कुछ छुपाने लायक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने ओवरली चार्मिंग बन रहा है तो यह पॉसिबल है कि वह कुछ गेन करने की कोशिश कर रहा हो। इस स्किल को शार्पन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी किसी से बात करें, उसकी आंखों, हाथों और फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। जब किसी भीड़ में जाएं तो ऑब्जर्व करें कि कौन लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और कौन लोग बैकग्राउंड में ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। जब किसी मीटिंग में बैठें तो एनालाइज करें कि कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और कौन सिर्फ सुनने में लगा है। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको सिर्फ लोगों को पढ़ना ही नहीं सिखाती, बल्कि आपको एक शार्प थिंकर और डिसीजन मेकर बनाती है। यह आपको उन चीजों को देखने में मदद करती है जिन्हें बाकी लोग मिस कर देते हैं, और यही आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है।